बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 9.5 इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को डिस्कस करेंगे। इंटरफेरेंस बेसिकली क्या चीज़ है, हम लोगों ने जो है वो चैप्टर नंबर 8 के अंदर भी थोड़ा सा जो है वो इंटरफेरेंस को डिस्कस किया था कि व्हेन टू वेव्स हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ट्रैवलिंग द सेम डायरेक्शन सुपरइम्पोज ईच अदर देन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट विल अकर। यानी कि दो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है और दोनों जो है वो एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हूँ, तो दोनों जब सुपरइम्पोज करेंगी यानी कि एक दूसरे से जो है वो मीट आउट करेंगी तो आपके पास जो है वो इंटरफेरेंस का पैटर्न जो है वो जनरेट होगा। इंटरफेरेंस होती है दो तरह की, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की जो है वो हम डेफिनेशन को यहाँ पर जो है वो डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, रिप्रेजेंट हुआ है कि व्हेन टू और मोर वेव्स हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड एंड अ कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप। कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप का मतलब ये है कि आपके पास फेज जो है, फेज का जो हमारे पास रिलेशनशिप है वो कांस्टेंट होना चाहिए, जो कि हम लोगों ने जो है वो लास्ट जब कोहेरेंट सोर्सेज पढ़ी थी तो हमने जो है वो फेज रिलेशनशिप को डिस्कस किया था। ठीक है। एंड प्रोपेगेटिंग थ्रू अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इन द सेम डायरेक्शन, एक ही जो है वो डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हूँ। They reinforce each other at some points while cancel the effect of each other at the other points. कुछ पॉइंट्स के ऊपर वो एक दूसरे को रेनफोर्स करेंगी यानी कि एक दूसरे के इफेक्ट को इंक्रीज करेंगी, और कुछ पॉइंट्स के ऊपर वो जो है अपने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगी। दिस फिनोमेना ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये जो सुपरपोजिशन का फिनोमेना है लाइट वेव्स का, इसको हम लोग कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट्स। अब जरा दोबारा से देख लीजिए इसको। व्हेन टू और मोर वेव्स हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड एंड कांस्टेंट रिलेशनशिप। अब इन तीनों चीजों को मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। देखें ये आपको यहाँ पर हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी, देखें दो वेव्स हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी आपको सेम नजर आ रही है, राइट। उसके बाद क्या करें, एम्पलीट्यूड देखें दोनों का करें एम्पलीट्यूड। आप ध्यान से देखें, ये होता है एम्पलीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन टू द एक्सट्रीम पोजीशन, ये होता है एम्पलीट्यूड। तो अगर आप इन दोनों का एम्पलीट्यूड देखें तो एम्पलीट्यूड भी आपको तकरीबन वेव्स का जो है वो सेम नजर आ रहा है। और फेज रिलेशनशिप, फेज रिलेशनशिप का मतलब ये है कि देखें ये हमारे पास जो है फेज टू फेज डिफरेंस है, ये दैट इज कॉल्ड द फेज रिलेशनशिप। और दोनों जो है वो एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करें तो इसमें हमारे पास जो एनिमेशन है उसमें एक वेव तो है वो स्टैटिक है जबकि दूसरी वेव ट्रैवल करी है। जबकि बेसिकली होता ये है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स के अंदर कि दोनों वेव्स है वो एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही होते हैं। तो अब अगर आप ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास जो है वेव्स की हमारे पास इंटरफेरेंस हो रही है। ये देखें ये हमारे पास जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। जब हमारे पास एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के क्रस्ट के साथ मीट आउट करेगा, सही, दैट इज कॉल्ड द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो रीइंफोर्स का मतलब ये है कि एक दूसरे के इफेक्ट को यानी कि इंक्रीज करवाएंगे। जो रिजल्टेंट वेव हमारे पास बनेगी इन द रिजल्ट ऑफ टू कंस्ट्रक्टिव वेव्स, तो हमारे पास जो है वो वेव का जो एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। अब जरा आगे देखिएगा, अब जब हमारे पास जो है वो आउट ऑफ फेज मीट आउट करते हैं, जैसे देखें ये मेरे पास जो है वो एक वेव का क्रस्ट है और ये दूसरी वेव का हमारे पास क्या ट्रफ आ रहा है। ठीक है। तो जब आउट ऑफ फेज हमारे पास जो है वो मीट आउट करेंगी वेव्स, तो हमारे पास एक दूसरे के इफेक्ट को ये क्या कर देंगी, कैंसिल आउट कर देंगी, और हमारे पास जो रिजल्टेंट वेव है उसका एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव का मतलब है तामीर करना, रेनफोर्स करना, बढ़ाना, जबकि डिस्ट्रक्टिव का मतलब है खत्म कर देना। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये बेसिकली हमारे पास फिनोमेना है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का, कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में हमारे पास देखें फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और कांस्टेंट रिलेशनशिप। फेज रिलेशनशिप के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि या तो हमारे पास जो है वो दोनों इन फेज होंगी या फिर हमारे पास क्या क्या होंगी, दोनों वेव्स आउट ऑफ फेज होनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड द फेज रिलेशनशिप। ठीक है। एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं और जो है वो किसी पॉइंट के ऊपर जब मीट आउट करेंगी तो हमारे पास क्या होगा कि कहीं पर ये रेनफोर्स करेंगे और कहीं पर हमारे पास क्या करेंगी, कैंसिल आउट करेंगे। जहां रेनफोर्स करेंगे उसको वहां पर हमारे पास जो है वो क्रस्ट टू क्रस्ट मीटिंग होगी, दैट इज कॉल्ड द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जहां पर हमारे पास जो है वो ट्रफ टू क्रस्ट मीटिंग, जैसे यहां पर आपको नजर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसमें आपके पास जो है एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। अब जरा मैं इसको एनिमेशन को चलाऊंगा, अब जरा इसको ध्यान से देख लीजिएगा। सही। देखिए ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है एंड ये हमारे पास जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। अगेन क्रस्ट टू क्रस्ट मीटिंग है, ये देखिएगा जरा, ये क्रस्ट टू क्रस्ट मीटिंग है तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। जो रिजल्टेंट वेव हमारे पास बनेगी उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। और जब हमारे देखें ये हमारे पास एक फेज रिलेशनशिप की, हमारे पास क्रस्ट टू क्रस्ट जो है वो वेव्स एक दूसरे से जब मीट आउट करें तो हमारे पास जो है वो ये एक दूसरे के इफेक्ट को रेनफोर्स करेंगी यानी कि इंक्रीज करेंगी। और अगर ये
ये देखिए ये फेज रिलेशनशिप कहलाता है हमारे पास आउट ऑफ फेज रिलेशनशिप, जिसमें हमारे पास एक जो है वो क्रस्ट है, दूसरा हमारे पास क्या है, ट्रफ है। तो क्रस्ट और ट्रफ मीटिंग से हमारे पास क्या होता है, हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होती है, दैट इज कॉल्ड द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इसमें हमारे पास होता ये है कि एम्पलीट्यूड हमारे पास जो है वो डिक्रीज हो जाता है, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर। देखिए ये एक वेव है, ये दूसरी वेव है, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देती हैं। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेव बन रही है इनकी मीटिंग से, इनकी इंटरफेरेंस जो रिजल्टेंट वेव बनती है उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव का मतलब मैंने आपको बताया रेनफोर्स का मतलब बढ़ाना, और डिस्ट्रक्टिव का मतलब है खत्म करना। राइट, आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसकी कंडीशंस की। कंडीशंस टू ऑब्जर्व द इंटरफेरेंस। कंडीशन हमारे पास कुछ यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट करवा रहा हूँ जो बुक के अंदर रिप्रेजेंट हुई है। द फॉलोइंग कंडीशंस आर रिक्वायर्ड फॉर द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। द लाइट वेव्स मस्ट बी कम फ्रॉम द टू कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज के बारे में हम लोग जो है वो डिस्कस करके आ चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर के सेम फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और फेज की होनी चाहिए। सही। सेकंड हमारे पास क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव मस्ट बी इक्वल और नियरली इक्वल। अगर हमारे पास सोर्सेज कोहेरेंट है तो उसका जो है वो एम्पलीट्यूड तो सेम हो गई, तो ये भी हम लोग जो है वो ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं। द लाइट वेव्स शुड बी मोनोक्रोमेटिक। लाइट वेव्स शुड बी मोनोक्रोमेटिक का मतलब ये है कि लाइट वेव्स जो आ रही हैं उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक का मतलब कलर मैंने बताया था, मोनो का मतलब होता है सिंगल, क्रोमेटिक का मतलब है कलर साइंसेस की लैंग्वेज के अंदर। तो मोनोक्रोमेटिक का मतलब है कि सिंगल कलर की लाइट, तो सिंगल कलर की फ्रीक्वेंसी जो है वो भी क्या होती है, सेम ही होती है। आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा, स्पेक्ट्रम में कलर्स की जो है वो डिफरेंट कलर्स की डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज है। अगर रेड कलर की हमारे पास जो है वो रेंज है तो उसमें हमारे पास जो है वो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी है। सो दैट्स वाई हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो लाइट वेव्स हैं वो मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए, यानी कि उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम होनी चाहिए। फिर क्या है, द पार्ट डिफरेंस ऑफ द वेव्स फ्रॉम द टू सोर्सेज मस्ट बी स्मॉल। जो दो वेव्स के दरमियान रास्ते के डिफरेंस है, यानी कि एक वेव जो है वो आगे है, दूसरी वेव थोड़ी सी पीछे है, तो इनके दरमियान जो पाथ डिफरेंस है ये कम होना चाहिए, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ये पाथ डिफरेंस क्या चीज है, इसको आगे तक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। फिर हमारे पास क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ लीनियर सुपरपोजिशन शुड बी एप्लीकेबल। अब ये लीनियर सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल क्या है कि जब दो वेव्स आपस में जो है वो क्रस्ट टू क्रस्ट मीटिंग करेंगी तो उनके एम्पलीट्यूड को हम लोग क्या करेंगे, समराइज कर देंगे, y1 प्लस y2, दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। राइट, तो जिससे हमारे पास जो है वो आपका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज कर जाएगा। राइट, अगर हमारे पास एक क्रस्ट दूसरा ट्रफ मीट आउट कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, y1 यानी कि एक वेव के एम्पलीट्यूड में से दूसरे वेव के एम्पलीट्यूड को सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ लीनियर सुपरपोजिशन। ये आगे जाके मैं आपको जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ये देखें, ये हमारे पास जो है वो वेव इंटरफेरेंस में आपको दिखा रहा हूँ। ये मेरे पास एक वेव एक्स है जिसका कलर देखें सिंगल है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी सेम है। ये हमारे पास वेव वाई है, इसका कलर भी हमारे पास मोनोक्रोमेटिक है। राइट, तो देखिए इसमें हमारे पास क्रस्ट टू क्रस्ट मीटिंग हो रही है, तो जो हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बन रहा है, रिजल्टेंट वेव, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड देखें, इन दोनों के एम्पलीट्यूड का क्या है, इंक्रीज्ड एम्पलीट्यूड है, दैट इज कॉल्ड द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। राइट, देखें दोनों के एडिशन से हमारे पास जो है वो एक रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है वो इंक्रीज्ड एम्पलीट्यूड बन रहा है। जबकि यहां अगर आप देख रहे हैं तो देखिए ये हमारे पास क्रस्ट है और ये हमारे पास क्या ट्रफ है, ये इसको हम लोग कहते हैं आउट ऑफ फेस मीटिंग। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आउट ऑफ फेस मीटिंग। तो आउट ऑफ फेस मीटिंग के रिजल्ट में हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है वो देखें बिल्कुल क्या हो गया, जीरो हो गया, दैट इज कॉल्ड द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कैंसिल आउट द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। याद आया आपको कि अगर एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के ट्रफ से मीट आउट होगा तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो ये हमारे पास है कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस। अब इसके बाद हम लोग जो है वो कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करते हैं। बल्कि इससे पहले हम लोग जो है एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख लेते हैं कि बेसिकली हम लोग जो है वो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को किस तरह से जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखिए बेटा, ये हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी इसी तरह से कुछ होता है कि हमारे पास जो है वो एक सिंगल लाइट सोर्स है, सही, जो कि कोहेरेंट सोर्स है। अब कोहेरेंट सोर्सेज से हम लोगों ने इंटरफेरेंस जनरेट कराने के लिए क्या किया, इस कोहेरेंट सोर्सेज के लिए हमने दो स्लिट्स बनाई हुई। देखिए एक स्लिट ये है S1 और दूसरी स्लिट ये है S2। अब जब लाइट वेव इन दो स्लिट्स के अंदर से गुजरेगी, ठीक है, तो लाइट वेव क्या हो जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी। तो डाइवर्ट होने से ये दोनों क्या करेंगे, मीट आउट करेंगे। अब मीट आउट करने के लिए हमारे पास सबसे मेन जो है वो इंटरफेरेंस के लिए क्या चीज है, दैट लाइट सोर्सेज शुड बी मोनोक्रोमेटिक एंड कोहेरेंट। तो देखें जब एक ही लाइट सोर्स हमारे पास आ रही है, एक ही लाइट सोर्स से हमने दो रास्ते बनाए हैं, तो लाइट सोर्स कोहेरेंट तो होगी ना। दोनों लाइट सोर्सेज एक ही सोर्सेज से आ रहे हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी वही होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी भी वही होगी। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है वो तमाम जो है वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी अगर हम एक ही सोर्स को डाइवर्ट करके उसके दो अलग अलग वेव्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर देंगे। डिवीजन से होगा ये कि दोनों वेव्स है वो मीट आउट करेंगी। तो जब ये मीट आउट करेंगे तो कहीं पर हमारे पास देखें ये जो हमारे पास है ये डार्क बन रहा है। डार्क का मतलब है कि ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होगी, सही,
डार्कनेस अगर हमें नजर आ रही है तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। जब हमें ब्राइट फ्रिंज नजर आ रही है तो इसका मतलब है कि यहाँ आपकी वेव्स ने एक दूसरे को क्या किया है, रेनफोर्स किया, यानी कि एक दूसरे के इफेक्ट को बढ़ाया है, तो ये ब्राइट बन गई है, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपको ये दिखा रहा है कि कोहेरेंट सोर्स को आपने दो डिफरेंट वे से जब पास आउट करवाया, तो जब ये दोनों मीट आउट करेंगी तो हमारे पास इंटरफेरेंस पैटर्न जनरेट होगा, यानी कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें नजर आएगी। जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो ब्राइट फ्रिंज नजर आएगी, जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो हमें कुछ नजर नहीं आएगा, अंधेरा हो जाएगा, दैट इज द डार्क फ्रिंज बनेगी हमारे पास। ये जो स्ट्रेट लाइंस आपको नजर आ रही है दैट आर कॉल्ड द फ्रिंजेस। सही, तो यहां हम कह रहे हैं द टू कोहेरेंट सेट्स ऑफ लाइट। देखें ये दोनों हमारे पास जो लाइट सोर्सेज हैं, ये जो दो लाइट सोर्सेज हैं, ये एक ही सोर्स से आ रही हैं जो कोहेरेंट है, तो ये दोनों सोर्सेज हमारे पास क्या है कि कोहेरेंट सोर्सेज होंगी। द टू कोहेरेंट सेट्स ऑफ लाइट वेव्स सेंड आउट बाय द टू सोर्सेज। तो हमने देखें एक ही सोर्स को, एक ही लाइट सोर्स को दो सोर्सेज में कन्वर्ट करा दिया, यानी कि हमने डिवाइड करवा दिया इस लाइट को। विल इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिवली एट सम पॉइंट्स। देखें ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और ये एट सम पॉइंट्स ऑन द स्क्रीन एंड विल इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिवली एट द अदर। कहीं पर इंटरफेरेंस हो रही है तो कहीं पर डिस्ट्रक्टिव जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, thus producing bright and dark fringes on the स्क्रीन। जहां पर कंस्ट्रक्टिव होगी वहां ब्राइट, जहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी वहां पर हमें जो है वो डार्क फ्रिंज नजर आएगी। जब दो वेव्स क्रस्ट टू क्रस्ट मीट करेंगे तो हमारे पास ब्राइट फ्रिंज यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, जब क्रस्ट टू ट्रफ मीट करेंगे तो हमारे पास जो है वो डार्क फ्रिंज यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। अब हम लोग बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। द पॉइंट्स इन द रीजन ऑफ स्पेस वेयर द टू सेट्स ऑफ कोहेरेंट वेव्स ऑफ लाइट मीट इन फेस। इन फेस का मतलब ये है कि क्रस्ट से क्रस्ट मीट आउट करे और ट्रफ से ट्रफ मीट आउट करे, एंड रेनफोर्स द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। जब आपके पास इन फेस रिलेशनशिप होगा दो वेव्स के दरमियान, तो आपके पास जो वेव है वो एक दूसरे के मतलब जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि जो दो वेव्स हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को रेनफोर्स करेंगी यानी कि इंक्रीज कराएंगी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक प्लेस वेयर ब्राइटनेस इज ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन। अब इसके लिए कंडीशन भी हम लोग देख लेते हैं। पहले मैं आपको यहाँ पर जो है वो इसकी डायग्राम दिखा देता हूँ। देखें लेट करें कि ये देखें ये हमारे पास ये y1 वेव है, ये हमारे पास क्या है y2 वेव है। तो जब देखें इसका क्रस्ट भी इसके क्रस्ट से मीट आउट कर रहा है और ट्रफ भी ट्रफ से मीट आउट कर रहा है, तो ये हमारे पास ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कि जब दो वेव्स क्रस्ट टू क्रस्ट मीट आउट करेंगी तो इनका हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज हो जाएगा। देखें ये आपको नजर आ रहा है, लेट करें कि y1 जो है वो 2 था और y2 जो है वो 1 है, तो जो हमारे पास रिजल्टेंट बनेगा एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सही है, ये हमारे पास क्या है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये हमारे पास क्या है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। रेनफोर्स का मतलब ये है कि ये आपका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा आप कंडीशन देखिएगा, अब ये कंडीशन को हम लोग जो है आगे जाकर डिस्कस भी करते हैं। ऑल दोस पॉइंट वेयर द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स इज 0, 2 pi 4 pi corresponding respectively to the path difference of 0, lambda, 2 lambda, 3 lambda from the coherent sources, constructive interference will take place. Thus in terms of path difference the condition for constructive interference is 0 lambda, 2 lambda, 3 lambda, और जनरल फॉर्मूला अगर हम बनाए तो क्या बनता है m lambda where m equals to 0 1 2 3। अब ये तो गई हमारे पास कंडीशन, लेकिन इसको हम लोग जो है वो डिटेल में जो है वो डिस्कस करते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, पहली कंडीशन, ऑल दोस पॉइंट वेयर द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स इज 0, यानी कि दो जो है वो वेव्स का फेज डिफरेंस जो है, यानी कि फेज डिफरेंस क्या हो 0 हो। ठीक है, फेज डिफरेंस ये हमारे पास क्रस्ट टू क्रस्ट डिफरेंस जो होता है दैट इज कॉल्ड द फेज डिफरेंस। तो देखें यहां इस वेव में आपको फेज टू फेज जो है वो डिफरेंस कितना नजर आ रहा है 0। ठीक है, देखिए ये वाली जो मेरे पास यहाँ पर दो वेव आपको नजर आ रही है, एक पिंक कलर की नजर आ रही है, ग्रीन कलर की नजर आ रही है। ठीक है, तो ये दोनों वेव्स के दरमियान हमारे पास फेज डिफरेंस क्या है 0 है, कोई फेज डिफरेंस नहीं है। कॉरेस्पॉन्डेड टू द पाथ डिफरेंस, अब यहाँ पर हमारे पास पाथ डिफरेंस भी क्या है 0। पाथ डिफरेंस का मतलब ये है कि एक वेव ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करे, दूसरी वेव जो है वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करे, दैट इज कॉल्ड द पाथ डिफरेंस, रास्ते का डिफरेंस। लेकिन यहाँ पर रास्ते का डिफरेंस क्या है 0। सही है, तो हमारे पास जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, अगर हमारे पास ये कंडीशन बने कि हमारे पास दो वेव्स के दरमियान पाथ डिफरेंस क्या हो 0 हो। ठीक है, एक वेव्स और दूसरे वेव्स के दरमियान कोई रास्ते का डिफरेंस हो ही ना, दैट इज कॉल्ड द 0 पाथ डिफरेंस, तो हमारे पास क्या होगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। अब सेकंड वाली डायग्राम को देखिएगा, अब देखें ये मेरे पास वेव सोर्स 1 है ग्रीन कलर की, और सेकंड मेरे पास पिंक कलर की वेव सोर्स 2 है। अब देखें इनके दरमियान जो है वो पाथ डिफरेंस आ चुका है, क्योंकि वेव सोर्स 2 जो है वो वेव सोर्स 1 से कुछ डिफरेंस डिस्टेंस के ऊपर है।
राइट। तो अब इनके दरमियान जो हमारे पास इंटरफेरेंस हो रही है, ये कंस्ट्रक्ट देखें, ये क्रस्ट टू क्रस्ट मीटिंग हो रही है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ, इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही हो रही है। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की तरह पार्ट डिफरेंस देखिएगा, पार्ट डिफरेंस देखें, ये एक लेमडा से दूसरे लेमडा तक डिस्टेंस हमारे पास कितना होता है, लेमडा। तो भाई बात ये है कि अगर दो वेव्स के दरमियान पार्ट डिफरेंस जो है वो 1 लेमडा होगा तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होगी। सही। इसी तरीके से अगर मैं जो है वेव को थोड़ा सा और आगे लेकर चला जाऊं, लेट करें कि अब मैं इसको वेव को यहां पर लेकर आ गया, तो अब देखें यहां से लेकर यहां तक क्रस्ट टू क्रस्ट डिस्टेंस 1 वेवलेंथ, फिर अगेन क्रस्ट टू क्रस्ट डिस्टेंस कितना हो गया, 2 वेवलेंथ। तो अगर मेरे पास जो है वो 2 वेवलेंथ हो जाएगा तब भी मेरे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही होगी। तो इसका मतलब ये है, ये जो जनरल फॉर्मूला बना रहे हैं दैट अगर पार्ट डिफरेंस हमारे पास क्या है, लेमडा है, 2 लेमडा है, 3 लेमडा है, 4 लेमडा है, तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जनरेट होगी। सही। जैसे मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर m क्या होगा, 0। m जब 0 है तो हमारे देखें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। जब m 1 हो गया, m1 हो गया यानी कि लेमडा हो गया, तो हमारे पास फिर भी क्या आ रही है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ रही है। अगर मेरे पास m जो है वो 2 है तो ये मेरे पास कितना हो गया, पार्ट डिफरेंस कितना हो गया, 2 लेमडा। तो अगर पार्ट डिफरेंस दो वेव्स के दरमियान 2 लेमडा है तभी हमारे पास क्या हो रही है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। दैट इज द फिनोमिना ऑफ पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स। पाथ डिफरेंस का मतलब ये है कि दो वेव्स के दरमियान रास्ते का कितना डिफरेंस है, और ये रास्ते का डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ वेव हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे यहां पर दोनों वेव्स एक ही जो है वो रास्ते पर मौजूद है, यानी कि इनके दरमियान कोई फेस डिफरेंस यानी कि पाथ डिफरेंस नहीं है। अब अगर आप यहां देख रहे हैं तो एक वेव जो है वो इतना पाथ जो है वो कवर करके पहले ही कवर करके आ चुकी है, तो ये पाथ डिफरेंस है। ये पाथ डिफरेंस कितना देखें, एक वेवलेंथ का डिफरेंस है, क्योंकि देखें क्रस्ट टू क्रस्ट डिस्टेंस हमारे पास कितना, एक वेवलेंथ का डिफरेंस है। और अगर इसको मैं मजीद आगे लेकर चला तो यहां लेकर आ जाऊं तो अब देखें अब पाथ डिफरेंस कितना हो गया, 1 वेवलेंथ, देखें क्रस्ट टू क्रस्ट प्लस 1 वेवलेंथ क्रस्ट टू क्रस्ट, तो कितना डिफरेंस हो गया, पाथ डिफरेंस 2 लेमडा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास जो है वो 0, 1, 2, 3 लेमडा एंड 4 लेमडा एंड सो ऑन, अगर हमारे पास पाथ डिफरेंस आता रहेगा दो वेव्स के दरमियान, तो हमारे पास कौन सी इंटरफेरेंस होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। सही है। आप जरा ध्यान से इसको भी देख लीजिए कि हमारे पास जो है वो दो वेव्स के दरमियान जो फेज एंगल है यानी कि फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, 0। देखें इनमें हमारे पास फेज डिफरेंस कितना है, 0। सही। अब यहां पर हमारे पास फेज डिफरेंस देखिए कितना करें, 2 पाई। 2 पाई का मतलब कितना है, 360 डिग्री। कितना है, 360 डिग्री। तो अगर आप इसको देखें ये हमारे पास कितना है, बेसिकली एम्पलीट्यूड 90 डिग्री के ऊपर होता है, 90 डिग्री 180, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये अगेन हमारे पास हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 360। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है कि अगर फेज डिफरेंस हमारे पास 0 आएगा या 360 आएगा या 360, आप जो है वो पाई को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती रहेगी। सही। तो ये हमारे पास क्या है, फेस एंगल का बेसिकली रिलेशनशिप है कि अगर दोनों के दरमियान कोई फेस डिफरेंस नहीं है, फेस डिफरेंस का मतलब है क्रस्ट टू क्रस्ट डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड द फेस डिफरेंस, राइट। तो फेस डिफरेंस कुछ नहीं है तो हमारे पास जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर हमारे पास फेस डिफरेंस जो है वो 360 डिग्री का है, देखें ये जो हमारे पास ये मीन पोजीशन तो 0 एंगल के ऊपर होती है, मीन पोजीशन कितने पर होती है, 0 डिग्री पर होती है। तो ये जो क्रस्ट हमारे पास आ रहा है ये 90 डिग्री के ऊपर होगा। सही। और ये ट्रफ हमारे पास जो आएगा ये कितने पर आएगा, 180 के ऊपर आएगा। फिर हमारे पास जो अगेन नेक्स्ट जो ट्रफ आएगा वो कितना हो जाएगा, हमारे पास 270 हो जाएगा। और अगेन हमारे पास जो क्रस्ट आएगा तो हमारे पास कंप्लीट कितना हो जाएगा, 360 डिग्री का हो जाएगा, राइट। तो अगर हमारे पास जो है वो फेस डिफरेंस 0 है या 360 है या पाई टाइम 4 है तो हमारे पास जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर होगी। सही। इसी तरीके से हम लोग जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर लेते हैं कि जब हमारे पास जो है वो दो वेव्स जो है वो आउट ऑफ फेस मीट करेंगी, ऑपोजिट फेस में मीट करेंगी, यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो है वो एक वेव का जो है क्रस्ट आ रहा है, लेकिन जैसे यहाँ पर हमारे ये जो ग्रीन कलर की वेव है इसका क्रस्ट आ रहा है और ये डॉटेड वेव है इसका हमारे पास क्या आ रहा है, ट्रफ आ रहा है। तो इस तरह की वेव मीटिंग जो होती है दैट इज कॉल्ड द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसमें हमारे पास क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे होगा, देखें ये y1 प्लस y2 तो है, लेकिन देखिए इसमें हमारे पास जो है पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है, इसमें हमारे पास क्या है, नेगेटिव एम्पलीट्यूड है। तो ये y2 को हम इसमें से क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट करवा देंगे। तो हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पहले से ज्यादा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सही। यानी कि देखें ये येलो कलर की आपके पास रिजल्टेंट वेव बन रही है, ये जो येलो कलर की आपको नजर आ रही है ना, ये रिजल्टेंट वेव बनेगी, यानी कि ये जो दो वेव्स हैं ये एक दूसरे के इफेक्ट को टोटली कैंसिल आउट कर देंगी, क्योंकि इन दोनों का एम्पलीट्यूड देखें सेम है। अगर इसका 2 है तो इसका भी 2 है, तो 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये मीन पोजीशन के ऊपर आपकी वेव बन जाएगी। अब जरा ध्यान से देखिएगा, द पॉइंट्स इन द रीजन ऑफ स्पेस वेयर द टू सेट्स ऑफ कोहेरेंट वेव्स ऑफ लाइट मीट इन ऑपोजिट फेज, यानी कि एक क्रस्ट है दूसरे का ट्रफ है, दे कैंसिल आउट द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। देखिए येलो लाइट बन रही है ना, येलो वेव बन रही है, एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक प्लेस ड्यू टू विच डार्क फ्रिंज इज ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन
जब आपके पास जो है वो वेव खत्म ही हो गई तो आपके पास जो है वो डार्कनेस नजर आएगी, जैसे मतलब लाइट वेव नहीं है तो उसके बाद आपको मतलब है कि आपको वहां पर कुछ लाइट नजर नहीं आएगी बल्कि डार्कनेस नजर आएगी. All those point where the phase difference between the two waves is 0 pi 3 pi corresponding respectively to the path difference of 0 lambda by 2 3 lambda by 2 5 lambda by 2 from the coherent sources, destructive interference will take place, and in term of path difference the condition of destructive interference is 0 lambda by 2 3 lambda by 2 5 lambda by 2. और अगर आप इसका जो है जनरल फॉर्मूला देखें तो क्या है m प्लस हाफ लैम्डा वेयर m इक्वल टू 0 1 2 3. अब इसको भी हम लोग जो है वो डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, राइट. तो यहाँ जरा ध्यान से देखिएगा कि यहाँ हम जो है वो कह रहे हैं कि जी अगर हमारे पास जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमारे पास जो है वो अपोजिट फेस मीट आउट करना चाहिए. सही. तो अगर मैं यहाँ पर अपोजिट फेस की मीटिंग करवा रहा हूँ, अगर मैं अपोजिट फेस की मीटिंग करवा रहा हूँ यहाँ पर, तो देखें मेरे पास जो सेकंड वाली वेव है, जो पिंक वेव है, इसका पाथ डिफरेंस कितना, देखें ये कंप्लीट ये वेव टू वेव डिस्टेंस हमारे पास कितना लैम्डा, तो ये हमारे पास कितना लैम्डा क्रस्ट टू ट्रफ डिस्टेंस हमारे पास कितना हो जाएगा लैम्डा बाय 2. तो इसका मतलब ये है कि अगर एक वेव दूसरी वेव से लैम्डा बाय 2 के डिफरेंस के ऊपर होगी तो हमारे पास जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जनरेट होगा. सही. हमारे पास क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जनरेट होगा. तो भाई ये जीरो नहीं होगा बेटा, जीरो पर क्योंकि हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है तो पाथ डिफरेंस हमारे पास क्या होना चाहिए, मस्ट बी लैम्डा बाय 2. जब लैम्डा बाय 2 होगा तो देखें हमारे पास क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है. सही. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे हो रही है, देखें एक वेव का जो दूसरी वेव से डिस्टेंस है वो कितना है लैम्डा बाय 2. सही. अब अगर इस वेव को मैं यहां पर लेकर आ जाऊं, यानी कि मजीद डिफरेंस के ऊपर लेकर चले जाऊं, तो जब मैं इसको आगे देखें इस वाले पॉइंट के ऊपर लेकर आऊंगा, ये वाला पॉइंट के ऊपर, देखिए ये भी क्रस्ट टू ट्रफ मीटिंग आउट हो रही है, क्रस्ट टू ट्रफ मीटिंग हो रही है. तो अब देखें यहां पर हमारे पास कितना डिफरेंस है, देखें ये हमारे पास कितना है लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा, लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा. देखें ये क्रस्ट टू ट्रफ डिस्टेंस हमारे पास कितना है लैम्डा बाय 2 एंड ट्रफ टू ट्रफ डिस्टेंस हमारे पास कितना है लैम्डा. तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3 लैम्डा बाय 2. तो अगर हमारे पास जो है वो दो वेव्स के दरमियान पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3 लैम्डा बाय 2 हो जाएगा, तो हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होगी. इसी तरीके से अगर मैं इसको मजीद आगे लेकर चलूं, यानी कि पाथ डिफरेंस को और ज्यादा इंक्रीज कर दूं, तो आप देखें अब हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 5 बाय 2 लैम्डा का हमारे पास जो है वो पाथ डिफरेंस हो जाएगा. तो मतलब कहने का ये है कि जनरलाइज फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, अगर हमारे पास पाथ डिफरेंस कितना हो लैम्डा बाय 2 3 लैम्डा बाय 2 5 लैम्डा बाय 2 एंड 7 लैम्डा बाय 2 एंड सो ऑन, तो हमारे पास जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जनरेट होगी. अगर हमारे पास जस्ट लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा होगी तो हमारे पास जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर होगी. अब यहाँ पर फेज डिफरेंस को भी देख लीजिएगा, यहाँ पर हमारे पास फेज डिफरेंस को क्या कह रहा है कि फेज डिफरेंस 0 हो तो 0, तो हमारे पास जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की पाई का मतलब ये है कि हमारे पास 180 डिग्री का जो है वो आउट ऑफ फेज रिलेशनशिप हो. सही. देखें ये हमारे पास जो है वो 0 डिग्री, अगर आप देखें ये मैंने को कहा था कि 180 डिग्री का आउट ऑफ फेस, 180 डिग्री आउट ऑफ फेस का मतलब है कि एक आपके पास जब क्रस्ट है दूसरी क्या है ट्रफ है, तो दोनों के दरमियान 180 डिग्री का एंगल होता है. देखिए कैसे, ये भी 90 डिग्री, देखिए ये मेरे पास सेंटर के अंदर जो लाइन बनेगी वो क्या है, मीन पोजीशन होगी ना, तो मीन पोजीशन से अपवर्ड में भी 90 डिग्री का एंगल है, डाउनवर्ड में भी 90 डिग्री का एंगल है. तो दोनों के दरमियान अगर मेरे पास 180 डिग्री का एंगल होगा, अगर दोनों वेव्स के दरमियान 180 डिग्री का एंगल होगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगी. इसी तरीके से अगर आप 3 टाइम्स जो है वो 180 डिग्री कर देंगे तब भी आपके पास जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगी. तो इस तरीके से अगर आप जो है वो आगे चलते जाएंगे तो आपके पास जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जनरेट होती रहेगी. तो हम लोगों ने जो है वो बेसिकली कंक्लूजन क्या निकाला कि अगर पाथ डिफरेंस जो है वो m लैम्डा हो, यानी कि 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा हो, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी. अगर हमारे पास पाथ डिफरेंस जो है वो हाफ ऑफ द वेवलेंथ ऑफ ऑड मल्टीपल हो, यानी कि 1/2 लैम्डा 3/2 लैम्डा 5/2 लैम्डा 7/2 लैम्डा हो, तो हमारे पास जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जनरेट होती है. तो ये हमारे पास जो है वो फिनोमेना है कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का. ये हमारे पास जो है वो एक इन्फॉर्मेशन है बुक के अंदर, दैट डिस्टॉर्शन द पिक्चर ऑफ ऑन अ टेलीविजन रिसीवर. पहले ज़माने में मतलब पहले ज़माने में तो मतलब कुछ अरसे पहले जो है वो एंटीनाज वाले टीवी जो है वो इस्तेमाल हुआ करते थे. तो बेसिकली होता ये था कि ट्रांसमिशन चैनल से, देखें आपको जैसे ये आपको जो है वो टावर दिखाया जा रहा है, इस टावर से जो है वो लाइट वेव्स जो है वो स्पेस में इमिट आउट की जाती थी, और ये हमारे पास एंटीना जो है ये रिसीवर होता था जो कि आपकी वेव्स को रिसीव करता था. तो अगर एयरप्लेन आपके घर के बिल्कुल नज़दीक गुजर रहा है, एयरप्लेन आपके घर के बिल्कुल नज़दीक गुजर रहा है, तो ये क्या करता है, वेव्स को रिफ्लेक्ट करवाता है. सही. देखें वेव्स आपकी यहाँ पर भी जा रही हैं, ये ट्रांसमिशन वेव्स हैं, ये यहाँ पर भी जा रही हैं, यहाँ पर भी जा रही हैं. अब यहाँ से जहाज गुजरा तो ये ट्रांसमिशन वेव्स यहाँ से भी आ गई, एक यहाँ से भी आ गई.
तो ये दोनों वेव्स जब मीट आउट करेंगी तो हमारे पास जाहिर सी बात है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो नहीं हो सकती है, तो थोड़ा सा हमारे पास जो है वो तस्वीर हिलना शुरू कर देती है ड्यू टू द इंटरफेरेंस। ठीक है, तो यहाँ देखें, यहाँ पर कह रहा है कि दिस अकर व्हेन एन एयरक्राफ्ट पासेस ओवरहेड द वेव्स ट्रैवलिंग डायरेक्टली फ्रॉम द ट्रांसमिशन एंटीना। देखें एक ये डायरेक्टली आ रही है, ठीक है, एंटीना द रिसीविंग एरियल इंटरफेयर्स विद द वेव्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द एयरक्राफ्ट। देखें ये वेव यूं जा रही थी तो ये जहाज यहाँ से गुजरा तो ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आ गई, तो ये दोनों वेव्स मीट आउट करेंगी। Usually the reflected wave is much weaker, so the interference is never completely destructive, क्योंकि जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड वेव होती है इसका जो हमारे पास इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो ये कंप्लीटली डिस्ट्रक्टिव नहीं होती। लेकिन डिस्ट्रक्टिव के लिए हमारे पास हम लोग क्या करते हैं, दोनों एम्पलीट्यूड्स का डिफरेंस लेते हैं। तो अगर ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड जो है वो 10 होगा तो इसका हमारे पास कितना होगा, 1 होगा, तो 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 9 मीटर की हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, तो इतना ज़्यादा हमारे पास कोई इफेक्ट नहीं जनरेट होगा। So interference is never completely destructive as a result of distortion of the picture on television screen take place। तो हमारे पास जो है वो थोड़ा सा जो है वो शफलिंग हमारे पास जो है वो टीवी स्क्रीन के अंदर होती है ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव्स। पहले हुआ करती थी, क्योंकि पहले जो है वो रिसीवर एंटीना वगैरह यूज किया जाता था, अब तो केबल नेटवर्क सिस्टम आ चुका है। तो ये था हमारे पास इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स का फिनोमेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 9 के लिए। अगर इसके अंदर कोई क्वेश्चन आप करना चाहते हो तो बेटा क्वेश्चन कर लीजिएगा, इंशाल्लाह उसका आंसर मैं आपको कर दूंगा। सही, अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।